इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, स्टैनली जोनी के द्वारा लिखा गया है द हिंदू में, वेस्ट एशिया विद नो एंड गेम। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 7 अक्टूबर 2023 को, यानी एक साल पहले, ठीक आज ही के दिन हमास के द्वारा देखो इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था। लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले ना यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि वेस्ट एशिया देखो हमारे कार्यकाल में ना रिलेटिवली स्टेबल है। अपने हिसाब से देखो वो गलत भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि 2020 में इजराइल ने ना यूएई, बहरीन, मोरक्को इन देशों के साथ में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया। मतलब इजराइल ने इन देशों के साथ में अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए। पहले ये सारे देश इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखते थे। इवन सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। तो पहले वेस्ट एशिया में जो 3 पोल हुआ करते थे ना, एक इजराइल, दूसरा ईरान और तीसरा सऊदी अरेबिया। उस आर्टिकल में यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यह भी लिखा था कि देखो अब पैलेस्टीन में भी ना रिलेटिवली शांति है, वेस्ट बैंक में थोड़ा बहुत वायलेंस है, बट गाजा में शांति है। बट देखो ये बहुत बड़ी आयरनी है कि कुछ ही दिनों बाद 7 अक्टूबर को गाजा से ही हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। वो इजराइल जो पहले ये सोच रहा था कि अब पैलेस्टीन के ऊपर जो ऑक्यूपेशन है वो अब उसके कोई कंसिक्वेंसेस नहीं है, अब वो स्टेटस को आ चुका है, अब कोई हमें रोकने वाला नहीं है, अब हमसे कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कहने वाला नहीं है। लेकिन हमास ने जब इजराइल के ऊपर अटैक किया ना, तो फिर एकदम से फिर से यही आर्ग्यूमेंट दिया जाने लगा एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जब तक आप वेस्ट एशिया में पैलेस्टीन का इश्यू नहीं एड्रेस करोगे ना, तब तक वेस्ट एशिया में शांति नहीं आ सकती। 7 अक्टूबर से पहले जहां इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातें चल रही थी, लेकिन जब से युद्ध स्टार्ट हुआ वो सारी जो बातें हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो फिर देखो इजराइल ने जवाब देना स्टार्ट किया। 7 अक्टूबर से पहले थोड़ा बहुत वायलेंस होता था ना, तो उसे तो इजराइल छोटा मोटा सिक्योरिटी थ्रेट मान लेता था, सिक्योरिटी न्यूसेंस। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद इजराइल का रुख एकदम से चेंज हो गया। इजराइल अब इसे एग्जिस्टेंशियल वार मानता है। इसी वजह से 7 अक्टूबर के हमले के अगेंस्ट इजराइल का जो रिस्पॉन्स रहा है बहुत खतरनाक रहा है। अभी तक देखो गजा में जहां से अटैक किया था ना हमास ने, ये जो गजा स्ट्रिप है, यहां पर 41,000 लोगों की जान चली गई है और 1 लाख से ज़्यादा जो पैलेस्टीन के लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। और जितनी पॉपुलेशन है इस गाजा स्ट्रिप की ऑलमोस्ट 23 लाख, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। ये तो बात हुई एक फ्रंट की। हमास तो सिर्फ देखो एक फ्रंट था। अब हमास को सपोर्ट करने के लिए ना लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल के अगेंस्ट दूसरा फ्रंट ओपन कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर देखिए गजा में हमास जहां एक तरफ इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहा था, नॉर्थ में ना लेबनान में हिजबुल्लाह ने जबरदस्त बमबारी स्टार्ट कर दी इजराइल के ऊपर। इजराइल ने भी जवाब देना स्टार्ट किया। इजराइल में, नॉर्थ इजराइल में जो लोग रहते थे ना, उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा। यानी नॉर्थ इजराइल में भी हिजबुल्लाह की बमबारी के चलते लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। तो ये था दूसरा फ्रंट। अब ईरान ने देखो जवाब दिया, तो ईरान ने इवन सीरिया में ईरान की जो एम्बेसी थी ना उस पर भी अटैक कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने पहली बार इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। मतलब ईरान भी एक प्रकार से वार में कूद गया। तो इजराइल की ना 3 फ्रंट पे लड़ाई स्टार्ट हो गई। तीनों फ्रंट पे इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव थे ना वो अलग अलग थे। जैसे हमास के अगेंस्ट इजराइल के ऑब्जेक्टिव ये था, गजा में इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमास को पूरी तरह से खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, और जो होस्टेजेस थे ना जो हमास ने इजराइल से लिए थे, मतलब जो किडनैप करके हमास लोग ले गया था इजराइल से, उनको छुड़वाना। ये इजराइल के 2 मकसद थे गजा में, एक हमास को डिस्ट्रॉय करना और दूसरा होस्टेजेस को छुड़वाना। अब देखो 1 साल पूरा हो गया, हमास को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया इजराइल पूरी तरह से, और 100 से ज़्यादा होस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सारे के सारे तो अब जिंदा भी नहीं हैं, इनमें से कुछ लोग तो मर गए हैं। और अब इजराइल भी देखो इस बात को मान रहा है कि हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना अचीवेबल गोल नहीं है।
पहले इजराइल ने यह बोला था कि हमारा युद्ध हमास के अगेंस्ट तब खत्म होगा जब हम हमास को डिस्ट्रॉय कर देंगे और 100 से ज़्यादा जो होस्टेजेस हमास के पास हैं उसे हासिल कर लेंगे। बट अब इजराइल को लगता है ये गोल अचीव नहीं किया जा सकता। फिर देखो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट दूसरा जो फ्रंट है इजराइल का, यहां पे इजराइल का क्या गोल है? यहां पे ना इजराइल ने गोल ये रखा है कि नॉर्थ इजराइल में जिन लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा है ना, उनको वहां पे फिर से लाया जाए। और ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाए, ताकि वो बमबारी ना करे इजराइल के ऊपर। वो बमबारी नहीं करेगी तो फिर देखो नॉर्थ इजराइल में जो लोग हैं वो शांति से अपने घरों में आके रह सकेंगे। और इसीलिए हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हुए इजराइल ने ना उनके जो टॉप लीडर हैं नसरल्ला, उनको मार दिया। नसरल्ला जो थे वो इरानियन एक्सिस मतलब ईरान और उसके प्रोक्सी ग्रुप्स में ना ईरान के लीडर खामेनी के बाद में ना सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे नसरल्ला। उनको इजराइल ने मार दिया। और इसी के साथ साथ इजराइल ने ना लेबनान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन भी स्टार्ट कर दिया। मतलब अपनी सेना अब उतार दी है लेबनान के अंदर इजराइल ने। यहां पे इजराइल अपनी सेना ले गया ताकि हिजबुल्लाह को खत्म किया जा सके और वो बमबारी ना करें इजराइल के ऊपर और नॉर्थ इजराइल में जो लोग रहते हैं वो शांति से रह सकें। ये गोल देखो इजराइल ने रखा है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ाई में। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, देखो नसरल्ला को तो मार दिया इजराइल ने, टॉप लीडर थे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है नसरल्ला के मरने के बाद क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा? इवन देखो इतिहास हमें यह बताता है कि जो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उनके लीडर को मारने से ये ऑर्गेनाइजेशंस खत्म नहीं होती हैं। इवन 2004 में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के फाउंडिंग फादर्स को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रही। ये ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के अगेंस्ट कुछ कुछ करती रही। और अभी भी देखो यही संभावना है कि नसरल्ला के जाने के बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के अगेंस्ट एक्टिव रहेगी। और इजराइल ने ये जो एम रखा है कि हम हिजबुल्लाह को रोकना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर बमबारी ना करें, रॉकेट्स फायर मत करें। हिजबुल्लाह कब रुकेगा? हिजबुल्लाह देखो तब रुकेगा जब गजा में इजराइल अपना युद्ध खत्म करेगा, तब हिजबुल्लाह रुकेगा। हिजबुल्लाह ये बोल रहा है। लेकिन देखो गजा में इजराइल अपना युद्ध तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक वो हमास को डिस्ट्रॉय ना कर दे और जब तक वो अपने होस्टेजेस ना छुड़वा ले। ये गोल अचीवेबल नहीं है। मतलब हमास में युद्ध नहीं रुकेगा। हमास में युद्ध नहीं रुकेगा तो मतलब हिजबुल्लाह भी नहीं रुकेगा। हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता रहेगा इजराइल के ऊपर। तो राइटर ये बोलना चाहते हैं कि देखो इजराइल ने ना हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया। आप एक बात समझिए, इसलिए नहीं किया कि गजा में तो इजराइल जीत गया, मतलब जो एम इन्होंने रखे थे वो अब हासिल हो गए, इस वजह से अब हिजबुल्लाह की बारी है। नहीं, गजा में इजराइल अपने एम नहीं अचीव कर पा रहा था, इसीलिए उन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक स्टार्ट कर दिया। यह राइटर का मानना है। उल्टा है। ऐसा नहीं कि चलो अब गजा में तो हमास को हरा दिया, अब हिजबुल्लाह के पास चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि यार गजा में तो हम हमास को नहीं हरा पा रहे हैं, मतलब जो गोल हमने रखे थे वो हम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, पहले इनको देख लेते हैं हिजबुल्लाह को। जबकि हिजबुल्लाह शांत होगा नहीं जब तक गजा में युद्ध बंद होगा नहीं। अब बात करते हैं तीसरे फ्रंट की, ईरान। ईरान ने देखो जब सीरिया में उनकी एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था ना, तो ईरान ने सीधी मिसाइल्स दाग दी इजराइल के ऊपर। और अब दूसरी बार भी जब नसरल्ला की हत्या की गई तो उसके बाद भी ईरान ने दूसरी बार सीधा इजराइल के ऊपर मिसाइल्स दाग दी। अब इजराइल को जवाब देना है इस चीज का। डेफिनेटली वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा ही, उसकी ओब्लिगेशन है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी इजराइल की कि ईरान ने दूसरी बार भी आपके ऊपर मिसाइल दागी और आपने कुछ नहीं किया। तो ये तो हो नहीं सकता। इजराइल को आज नहीं तो कल ईरान के ऊपर अटैक करना ही है। अब अभी फिलहाल इजराइल प्लान बना रहा है कि वो क्या करे, किस पे अटैक करें। क्या ईरान के जो ऑयल साइट्स हैं उन पे अटैक करे या फिर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पे अटैक करे, ये डिसाइड कर रहा है इजराइल यूएसए के साथ मिलके। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ना ईरान को एक ऑक्टोपस बताते हैं। ऑक्टोपस होता है ना जो समुद्री जीव होता है, जिसमें क्या होता है कि
इस प्रकार का होता है, हेड और फिर बहुत सारी जो टांगे होती हैं उसकी, ऑक्टोपस की। तो ना इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बोलते हैं ईरान मेन हेड है और ऑक्टोपस का ये सारी लेग्स हैं, जैसे हमास है, हिजबुल्ला है और हौथी रिबल्स हैं। अगर ईरान को कमज़ोर कर दिया ना तो ये सारी जो बाकी ब्रांचेस हैं, ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो अब देखो इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा ही, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है ईरान उस चीज़ का जवाब नहीं देगा। ईरान भी उस चीज़ का जवाब देगा ही, 100% देगा। तो ये देखो एस्केलेशन का लैडर है, आप अटैक करोगे फिर सामने वाला देश अटैक करेगा, फिर सामने वाला देश अटैक करेगा, फिर सामने वाला देश अटैक करेगा। इस प्रकार से जो लड़ाई है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई देखो तभी रुकेगी या तो ईरान के अंदर ना रेजीम चेंज होता है। अभी जो खामेनी सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, या तो वो चले जाएंगे तब ये पूरी लड़ाई रुकेगी, या फिर देखो पैलेस्टीन का जो इशू है वो सोल्व होता है। अभी फिलहाल देखो दोनों ही मुश्किल लग रहे हैं। तो इस वजह से देखो युद्ध जो है वो अभी बढ़ेगा और ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करेगा तो बल्कि ईरान ना और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाएगा कि यार हमें तो न्यूक्लियर वेपन हासिल करने ही हैं, किसी भी कीमत पे करने हैं। तो ईरान इसके लिए और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाएगा। तो फ्यूचर में देखो ये युद्ध जो है बल्कि और भयंकर हो सकता है। तो इसलिए मिल बैठ के अगर इस युद्ध को सोल्व करना है ना तो पैलेस्टीन के क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते